जोहार दोस्तों, बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस क्लास के अंतर्गत झारखंड होमगार्ड परीक्षा 2025 हेतु सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान को लेकर आया हूं दोस्तों। तो आज इस नए सेशन से आगाज़ करते हैं। झारखंड जीके, साइंस, जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो कि झारखंड होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज का पहला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। झारखंड की राजधानी कौन सी है? हमारा पहला क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो। अब इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। झारखंड जो राज्य है ना, उसकी जो राजधानी है कौन सी है? रांची है दोस्तों। ठीक है। तो झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है कि नहीं, जिसकी राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, है ना, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा से लगती है ना। यानी हमारा जो राज्य है इसके पड़ोसी राज्य जो हैं, है ना। चलिए, तो झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे स्क्रीन पर है, देखते हैं। झारखंड राज्य जो है कब बना, कब अस्तित्व में आया झारखंड राज्य? ठीक है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 2000, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 और ऑप्शन डी जो है 2 अक्टूबर 2000। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा। तो झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को यह बिहार राज्य से अलग होकर भारत का 28वां राज्य, भारत का 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना था, है ना। और 15 नवंबर को और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जयंती मनाई जाती है ना। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए देखते हैं हम लोग। झारखंड की किस नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है?
ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी बराकर। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन होगा। तो झारखंड की जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी जो है, झारखंड की दामोदर नदी जो है उसको झारखंड का शोक नदी कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो दामोदर नदी जिसे बंगाल का भी शोक कहा जाता है ना, यह बंगाल का भी शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ों के कारण इसे शोक कहा जाता है। दामोदर नदी ने कई जिलों में बाढ़ का कारण बना है ना, जिससे जान माल की भारी नुकसान हुआ है। इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित या रोकने के लिए डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है, झारखंड का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उलगुलान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, है ना। उलगुलान आंदोलन के नेता कौन थे। तो ऑप्शन हमारे पास है तिलका मांझी, सिधो मुर्मू, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, है ना। तो आइए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो उलगुलान विद्रोह के नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी यानी उलगुलान आंदोलन के नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, है ना। उलगुलान जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, महान हलचल। उलगुलान जो होता है उसका अर्थ जो होता है महान हलचल, है ना। 19वीं सदी का एक आदिवासी विद्रोह था जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। यह विद्रोह 1899, ठीक है, 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य जो था मुंडा राज्य की स्थापना करना तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था। चलिए, तो उलगुलान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे यानी नेता जो थे बिरसा मुंडा जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुख करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो झारखंड में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी नमक, है ना। तो देखते हैं
तो झारखंड में ऑप्शन के द्वारा ऑप्शन जो है इसमें ऐसे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है झारखंड राज्य उन 79,714 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में फैला है, जिसमें 29.61% जो है वन क्षेत्र है और भारत के कुल खनिजों संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा इसके पास है। राज्य में कोयला भंडार में पहला स्थान, ठीक है, लौह दूसरा स्थान, तांबा अयस्क भंडार में तीसरा स्थान, बॉक्साइट भंडार में 7वां स्थान रखता है और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक देश है ना। लेकिन यहाँ पे जो है कोयला को ऑप्शन नहीं बनाए जाने के कारण यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोहा, है ना। झारखंड में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ कोयला ऑप्शन नहीं रहने के कारण लोहा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो राज्य में जो दूसरा स्थान जो होता है लोहा का होता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा झारखंड में लोहा खनिज जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 से 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 से 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन की बात कहा जाए तो हमारे जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 कितना अनुच्छेद 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 12 से 35 जो है तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 32, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 12 से 35 होता है दोस्तों, है ना। तो इसमें से समानता का अधिकार जो हो जाता है आपका अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाता है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। उसी तरह शोषण के विरुद्ध 23 से 24 अनुच्छेद, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, उसके बाद 5वां जो होता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है वो 32 होता है। यानी इसके जो 6 भागों में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 12 से
35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, भारत में पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन: उत्पाद शुल्क, गृह कर, आयकर, सीमा शुल्क। According to test book, सही उत्तर गृह कर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गृह कर यानी हाउस टैक्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मश्री,
ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण और ऑप्शन डी भारत रत्न। तो आइए देखते हैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी भारत रत्न हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, है ना। ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 275, ऑप्शन डी 300। तो आइए देखते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, है ना। कितने हो सकते हैं, 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। इनमें से 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य हैं, 245। कितना हो जाएगा, 245 है ना। राज्यसभा में कुल सदस्य जो 245 हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है ना। तो ऑप्शन ए रघुवर दास, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में अभी जो हैं हेमंत सोरेन, जिनका जन्म 10 अगस्त 1975 ईस्वी को हुआ था, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 4 जुलाई 2024 से झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर बी हेमंत सोरेन। हेमंत है तो हिम्मत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर देखते हैं क्या पूछ रहा है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत या लीवर, ऑप्शन सी वृक्क या किडनी, ऑप्शन डी फेफड़े। तो आइए देखते हैं
इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से गुर्दे या किडनी और यकृत यानी लीवर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, गुर्दे जो होते हैं रक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, जबकि यकृत रक्त को विषाक्त पदार्थों का निकालकर उन्हें हानि रहित पदार्थों में बदलता है। यानी यकृत जो होता है रक्त को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यकृत, है ना, यानी लीवर जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो बताइए दोस्तों, पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो पौधे जो होते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यानी CO2 गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों, है ना। यह गैस हवा से पत्तियों के माध्यम से पौधों में प्रवेश करती है ना। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है ना। तो पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है पूछ रहा है सूरज की रोशनी से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो सूरज की रोशनी से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है। तो सूरज की रोशनी से शरीर में विटामिन डी बनता है ना, विटामिन डी बनता है। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है ना। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो यह विटामिन डी का उत्पादन करती है। विटामिन डी शरीर के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे स्क्रीन पर पूछ रहा है पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है। ठीक है, CO2, NaCl, H2O, O2 क्या होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, है ना। पानी का जो रासायनिक सूत्र जो होता है H2O, यानी ऑप्शन नंबर
सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी H2O। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें इसका मतलब है कि पानी में एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु H और एक ऑक्सीजन परमाणु O होते हैं जो सहसंयोजक बंधों यानी बॉन्ड से जुड़े होते हैं, है ना। अब CO2 की यदि यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पर CO2 यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पानी का जो रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सॉरी 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है पूछ रहा है कोशिका का वह भाग जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियस या कोशिका कोष, या ऑप्शन डी राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग। तो कोशिका का वह भाग जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है, तो केंद्रक कहलाएगा, है ना। केंद्रक यानी कोशिका कोष या न्यूक्लियस कहा जाता है दोस्तों। तो केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, केंद्रक जो है या न्यूक्लियस या कोशिका कोष जो है कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका के सभी गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करता है। यह कोशिका के भीतर एक झिल्ली से घिरा हुआ अंगक है जिसमें DNA होता है जो कि आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करता है और कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो चलिए ये जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। फर्स्ट ऑप्शन इज बंकिम चटर्जी, बी ऑप्शन इज रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आइए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो हमारे भारत का जो राष्ट्रगान होता है वो जनगण और जनगण मन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी संस्करण में अपनाया गया। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान जो है किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध।
तो देखते हैं, है ना। तो देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल ग्रह, है ना। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल रंग का ग्रह माना जाता है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यह रंग मंगल की सतह पर मौजूद लौह खनिजों के ऑक्सीकरण यानी जंग लगने के कारण होता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध टाटा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी ओडिशा। तो आइए देखते हैं हम लोग करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें, जो क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध टाटा स्टील प्लांट झारखंड राज्य के जमशेदपुर, झारखंड राज्य के जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर शहर में स्थित है। यह भारत का पहला लोहा और इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा ने की थी। टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माण कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। भारत के जो पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। भारत के प्रथम यानी पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 तक इनका कार्यकाल रहा था। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। वे भारत गणराज्य का संविधान दिए थे। चलिए, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉक कर दीजिए आंसर को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है पूछ रहा है, समुद्र तल पर जल का जो क्वथनांक यानी उबलने का जो तापमान जो होता है वो कितना होता है? ऑप्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस, 212, 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, समुद्र तल पर जल या पानी का क्वथनांक उबलने का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट पर उबलता है। यह तापमान समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए
तो इस महत्वपूर्ण सेशन के साथ आज का सेशन यहीं तक रहेगा। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आखिरी स्टूडेंट्स तक पहुंचना हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जोहार। जय झारखंड।